बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 24 मैचेस कंप्लीट हो गए। रात मैच नंबर 24 खेला गया, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स आर्क राइवल्स। और कल हमने देखा कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में एक जैम पैक स्टेडियम था, क्राउड बड़ी तादाद में मौजूद था, फैंस और इसके साथ साथ सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर थी जो दोनों अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे थे। लाहौर कलंदर और कराची के मैच में कराची ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। ठीक है, फील्डिंग का फैसला किया। 160 रन डीआरएस मेथड के थ्रू बनाए गए। डीएलएस उसमें 15 ओवर्स का ये गेम हुआ, बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा। 160, 8 खिलाड़ी आउट। ठीक है, उसके बाद कराची किंग्स एक टाइम पे ऐसा लगा कि ये बड़ा इजीली लाहौर के अंदर मैच जीतेगा कराची से, लेकिन एंड पर आकर जिस तरह के इरफान खान न्याजी ने इनिंग्स खेली, 48 रन जिसमें 5 छक्के 2 चौके शामिल थे, उसने मैच का पासा पलट दिया। वो कहते हैं एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और ये सारी सूरत हाल हुई 13वें और 14वें ओवर में। मैच एकदम बदल गया। 10 मिनट पहले तक ये नहीं लग रहा था कि कराची किंग्स ये मैच जीत सकता है। ऐसा लगता है आसानी लाहौर जो है ये मैच भी अपने नाम करने में कामयाब हो गया, क्योंकि कराची लेग में भी लाहौर कलंदर ने उनको वहां पर हराया, लेकिन अब ये बराबर मुकाबला हो गया। 1-1 से मुकाबला बराबर है। तमाम तरह सूरत हाल पर बात करनी है, लेकिन आज एक और इंपॉर्टेंट मैच पेशावर ज़ल्मी, अगर उसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो पेशावर ज़ल्मी को आज का मैच जीतना पड़ेगा। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जो कि ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मैच है पेशावर के लिए। इस सूरत हाल पर बात करते हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने, और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ अहमद सईद स्टूडियोज में मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। भट्ट साहब, आगाज आपसे कर लेते हैं। कल वहां पर मौजूद थे, आपने सारा वो मंजर भी देखा कि 10 मिनट में मैच किस तरह से बदला, किस तरह से हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स के मुंह से ये विक्ट्री छीन कर इरफान खान न्याजी ले गए अपने बल्ले की मदद से। ओवरऑल अगर इस मैच पर बात करें तो क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, ओवरऑल मैच तो सबने देखा। अब एक एक चीज़ को उसकी क्या डिस्कस करना है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि कराची ने बहुत अच्छा कमबैक किया बॉल के साथ। जब वो बारिश के बाद वापस आए हैं, हालांकि थोड़ा बहुत ग्राउंड गीला था, उन्होंने यॉर्कर्स किए। उन्होंने बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन की यॉर्कर्स की, और बड़े हिट नहीं उन्होंने लगने दी, और वो विकेटें लेते रहे। वो तकरीबन 7 विकेटें गिरी हैं 5 ओवर्स के अंदर बाद में, बिल्कुल। और 30 गेंदों में या 40 गेंदों में वो 7 विकेट्स गिरी, और वहां पर रन जो थे 160 तक गए। और डीएलएस के तहत फिर वो टारगेट जो कराची को मिला वो 168 था। 8 रन का इजाफा हुआ डीएलएस की वजह से। लेकिन मैच के शुरू में सेकंड इनिंग्स में चेस में पहले 3 ओवर में 40 रन, पहले 4 ओवर में 50 रन, तो कराची का आगाज बहुत अच्छा था डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट का। फिर उनकी विकेट्स गिरी, फिर वो प्रेशर में आए, और उसके बाद लाहौर कलंदर्स ने आखिर में जो मैच गवाया उसके लिए बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो ये है सीधा सीधा फैक्टर के 2 पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट बॉलर हैं। अगर आप उन पर क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते तो फिर ये भी कह सकते हैं कि यार ये जो बॉलिंग की है इससे बेहतर था कि आप यॉर्कर कर लेते। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जी आपने चौथा फास्ट बॉलर क्यों नहीं खिलाया। इस पिच पे कदाफी में तो हर टीम 4 फास्ट बॉलर से खेल रही है, और डैरिल मिचेल को जब आपने एक ओवर करवाया जिसमें उसने एक आउट किया और एक स्कोर दिया, तो आप वहीं पे उससे अगला ओवर करा लेते। आपने आखिर में उसका ओवर क्यों रखा? और वैसे तो बात वहां तक जानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये 11 बॉलों में 40 रन पड़े हैं शाहीन को और हारिस रऊफ। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये लाहौर कलंदर के बॉलर बाद में है, पहले ये पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए बड़े अरसे से खेल रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो इन दोनों से आप उम्मीद ये करते हैं कि ये सबसे अच्छे यॉर्कर यही मारेंगे, क्योंकि ये मारने वाले हैं, इनका ये काम है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो यॉर्कर कर रहे थे और यॉर्कर मिस हो रहा था, या वो कराने की कोशिश कर रहे थे तो फुल टॉस हो रहा था। उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने शॉर्ट बॉलिंग की है। अच्छा, पूरा बाउंसर भी नहीं किया उन्होंने, किया सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट बॉलिंग, जिस पे कट लग जाए, जिस पे टांग की तरफ आप उसको पुल मार दें। वो हुक वाला बाउंसर नहीं किया, ना उन्होंने यॉर्कर किया। तो ये डिसाइसिव लेंथ है लाहौर की। जो लेग थी HPL PSL 10 की, इसमें हार्ड लेंथ पे जो गेंदे कर रहा था, रूम दिए बगैर विकेट टू विकेट, या फिर आप पूरा बाउंसर और यॉर्कर करें तो आप सक्सेसफुल एज अ बॉलर। लेकिन हमने ये दोनों चीजें नहीं देखी लाहौर के 2 सीनियर बॉलर्स की तरफ से, और इसका फिर उन्होंने खुमियाजा भुगता है। वो कीमत अदा की है उन्होंने मैच हारने की सूरत में, और उनके हाथ में मैच था। इरफान न्याजी को जितनी आप शाबाश दें कम है, क्योंकि उनके पास भी कोई चॉइस नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो आखिरी ओवर का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इन्हीं दोनों के ऊपर रन्स किए हैं जो मेन बॉलर्स हैं, तो छक्के खाए हैं इन्होंने।
पॉइंट पे खाया है, स्क्वायर लेग पे खाया है, सामने स्क्रीन पे खाया है, कवर में खाया है, मिड विकेट पे खाया, तो ग्राउंड में कोई जगह बची नहीं जिधर छक्का ना खाया हो। अच्छा सलमान भाई, शाहीन के ना पोस्ट मैच इंटरव्यू पे बड़ी बात हो रही है, हमने देखा एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है कुछ उनके एटीट्यूड के हवाले से। चले वो अपार्ट फ्रॉम दिस, वो ठीक है हारे थे, थोड़े से डिसहार्ट हुए होंगे, वो भी जवाब देने के लिए उस तरह से मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अगर इस पर बात की जाए, उन्होंने कहा कि ग्राउंड गीला हो गया था, बाद में बैटर को मदद मिल रही थी, लेकिन लाहौर कलंदर जब आया है बारिश के बाद तो 44 रन पे 7 आउट हो गए उनके, तो उस टाइम क्या बैटर्स को मदद नहीं मिल रही थी, सिर्फ कराची के बैटर्स को मदद मिली? देखिए ना, आपने खुद ही जवाब दे दिया, और जब मैंने अभी मैच के बारे में बताया तो मैंने भी ये बात की है कि यहाँ तो कराची ने तो बारिश के फौरन बाद आके बॉलिंग की है और उन्होंने परफेक्ट यॉर्कर मारे, और वहां पर अगर गेंद गीला होना था तो वो इमीडिएटली होना था या उसके 1.5 घंटे बाद गेंद गीला होना था। बिल्कुल। तो देखिए, मैं अब क्या कहूँ कि उन्होंने क्या बातें की हैं, वो कोई पहली दफा तो है नहीं ऐसा। दूसरी बात यह है कि जो है ना, एक जब तक आप चीज को एक्सेप्ट नहीं करते ना कि यार ये हो गई है, इसमें ये किया जा सकता था, ये इसमें ये बेहतरी लाने की जरूरत है आगे फ्यूचर में, तो अगर आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो फिर इम्प्रूवमेंट या फिर वो जो सही करनी है चीज है उसका तो फिर जवाब ही पैदा नहीं होता ना कि यार ये जब है ही कुछ गलत। बिल्कुल ठीक, सही है। अच्छा अहमद कुरैशी साहब, अभी तो सलमान भाई ने कहा कि इतना अरसा हो गया, अब उनको कुछ अब बेहतरी की तरफ डेफिनेटली जाना चाहिए, लेकिन कल जो उस इंटरव्यू की बड़ी बात करें, और आपकी भी मैंने 1-2 जगह पे बात सुनी है कि शाहीन जो है ना जिस तरह से एटीट्यूड दिखा रहे थे, अगर इसको इस पर्सपेक्टिव में लिया जाए कि वो हार की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब थे और हारने के फौरन बाद इस तरह के क्वेश्चन जब किए जाएंगे तो मेरा ख्याल वो मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब थे, तो उनसे वो जवाब दिए गए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, मेरा भी ख्याल कि ज़ैनब ने कोई भी उनसे ऐसा सवाल किया है जो इररेलेवेंट था, ठीक है, ज़ैनब ने उनसे वही सवाल पूछे हैं जो जरूरी थे मैच के हवाले से, और शाहीन कोई उसका डेब्यू तो नहीं हो रहा कि उसके लिए ये सिचुएशन कोई नहीं थी कि मैच हारने के बाद उससे सवाल जवाब किए गए। मेरे ख्याल में अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखें तो इससे भी ज्यादा टफ सवाल होते हैं, लेकिन जिस तरीके से शाहीन ने जवाब दिया है मेरे ख्याल में वो बहुत ही एक पैथेटिक किस्म का एटीट्यूड है। मुझे ये समझ नहीं आती है किस बात की इतनी एरोगेंस है, किस बात का इतना एटीट्यूड है। भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है? 2022 में आप इंडिया से को चेस करा देते हैं 48 रन 18 बॉलों पे, आज 2.5 साल बाद भी आप वहीं के वहीं हैं। तो वो जो सलमान भाई ने बात की है ना एक्सेप्टेंस वाली, कि जब आप इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमारे अंदर ये फॉल्ट है और ये फ्लॉज हैं, तो फिर आप उनके ऊपर काम कैसे करेंगे जब रियलाइजेशन ही नहीं है, और जब काम भी नहीं करेंगे रियलाइजेशन भी नहीं है तो फिर इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? तो आई थिंक जिस तरीके से जवाब देने पे इन लोगों का फोकस होता है, या जिस तरह से अपने आप को और ये समझने पे जिस तरह पूरी दुनिया में यही लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और तो टीम्स के क्रिकेटर्स क्रिकेट में कुछ और ही शायद खेल रहे हैं, तो ये जो रवैया आई थिंक ये बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। और मैं तो ज़ैनब को बड़ी दाद देता हूँ जिस तरीके से उसने बर्दाश्त भी किया और इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया है, क्योंकि वो जो एटीट्यूड था, ये जिस तरीके से वो जवाब दे रहा था, मुझे तो वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा टू बी ऑनेस्ट। सही सही। अहमद सईद साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि मुझे मतलब थोड़ी बहुत हमें भी स्पोर्ट्स की जो साइकी है उसको हम थोड़ा बहुत समझते हैं, उसको अक्सर यहाँ बात करते रहते हैं। मुझे ये लगता है कि जो आपका आउट ऑफ फील्ड एटीट्यूड होता है ना, वही ये डिफाइन करता है कि आप ऑन फील्ड किस तरह के प्लेयर हैं। जो चैंपियन प्लेयर होते हैं ना, उनको आप हमेशा वो ये देखते हैं कि वो आजिज होते हैं, वो डाउन टू अर्थ होते हैं, उनको बात करने का सलीका होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मेरा ये ख्याल है कि हमने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया है, बहुत ज़्यादा हमने देख लिया, हमने बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हाथ हौला रख के भी देख लिया है, लेकिन शाहीन अफरीदी खास तौर पे और हारिस रऊफ भी, मतलब जितनी पिछले अरसे में इनकी कारकर्दगियाँ आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि अब हमें किसी किस्म की मतलब शाहीन के बारे में इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर 1.5 साल से हम ये बात कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी का बॉलिंग का ये लेवल है कि वो एक जगह पे 4 बॉलें मार के दिखा देना, तो हम ये कहेंगे कि यार ये वो बॉलर है जो कंसिस्टेंट लाइन बॉलिंग कर सकता है। और शाहीन अफरीदी जो है वो एक फ्रेंचाइजी से कप्तान है, वो पाकिस्तानी टीम का कप्तान बना, और शाहीन अफरीदी का टोटल जो क्रिकेट में अब तक उसने अचीव किया है ना, उस 2 PSL के टाइटल उन्होंने जीते हैं, और उन 2 PSL के टाइटल जीतने के नतीजे में पाकिस्तान क्रिकेट जो तबाही हुई है, मेरा ख्याल है कि वो उसी का शाखसाना है जो हमें देखने को नजर आ रहा है। और इन्होंने पूछा ना कि अभी कौन सी ऐसी बात है कि जिसकी वजह से शाहीन,
मतलब आप देखें वो आए, वो कुछ भी करके चले जाएं, शाहीन को इस बात की टेंशन ही नहीं है कि वो कभी टीम से ड्रॉप हो। तो ये वो पॉइंट है, जब आप प्लेयर को ये रियलाइज नहीं करवाएंगे ना कि पीछे 4 बंदे तैयार बैठे हुए हैं, तुम इंसान के बच्चे बन के खेलोगे तो ठीक है, वरना ड्रॉप हो जाओगे, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? भाई हमने ये देखा है कि 2 साल पहले 18 बॉलों पर 48 की उन्होंने बात की है, वो चलो विराट कोहली था। इरफान नियाजी इस सर्किट में मेरा ख्याल है एक आदमी रह गया था जिससे शाहीन आफरीदी ने स्कोर नहीं खाए। और आप देखें इरफान नियाजी को ये पता था कि इसने बॉल कहां करनी है। आप उनकी अगर बैटिंग देखें ना, जो उन्हें छक्के लगाए हैं, जो भट्ट साहब ने अभी बात की है, उन्होंने, उनको ये पता था कि शाहीन आफरीदी ने कहां बॉल करनी है। शाहीन आफरीदी को एक बाउंड्री आप लगाएं, बाकी बाउंड्री तो वो खुद ही खाते जाते हैं। तो एक ऐसा प्लेयर जो बेचारा मेंटली अपना टेम्परामेंट ही खो चुका है, और मतलब अफसोस ये है कि वो पाकिस्तान की टीम का जो है प्रीमियर फास्ट बॉलर है इस वक्त। मैं ये नहीं कह रहा, अल्लाह ना करे कि शाहीन आफरीदी जो है वो सर्किट से बाहर हो, मैं चाहता हूं कि वो आए परफॉर्म करें, लेकिन शाहीन आफरीदी हाई स्कोर अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो टीम से ड्रॉप होने चाहिए। वो कोई भी प्लेयर जो है वो उसको इस कैलिबर के ऊपर ना लेके जाएं कि वो जिस तरह मर्जी खेले वो टीम में खेली जाए, वो जो मर्जी बोले वो टीम के साथ रहे। तो ये जुल्म ना करें पाकिस्तानी। अच्छा सलमान भाई, ये सवाल भी बहुत जगह सुना जा रहा है कि कल जो है डेफिनेटली जमान खान को मिस किया लाहौर कलंदर ने डेथ ओवर्स में। आप समझते हैं कि जमान खान को होना चाहिए था इस प्लेइंग 11 में, जहां पर सारी टीम्स 4-4 फास्ट बॉलर से जा रही हैं, लाहौर कलंदर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर 3 स्पिनर्स के साथ चला जाता है? देखें आसिफ अली की क्या यूटिलिटी है इस टीम के अंदर, अगर आप रियल सेंस में देखें, कल उन्होंने कितने बॉल खेले, उनके पिछले मैचों में कितने बॉल। सलमान भाई, कनेक्टिविटी का इशू है थोड़े से ऑडियो का, ये ज़रा रीचेक कीजिएगा टीम। अहमद कुरैशी आपकी तरफ आते हैं, यही बात है, जमान खान क्योंकि लाहौर कलंदर के लिए उसने इसी ग्राउंड में फाइनल में परफॉर्म, डेथ ओवर्स में परफॉर्म, और उसने ये सारी सूरत हाल लाहौर के लिए करके दी है। तो आपको नहीं लगता कि बड़ी जल्दी लाहौर जमान को लेके गिव अप कर गया, उस पर रिलाई करना नहीं चाहा? हालांकि उसने तो बड़े क्रूशल मोमेंट पे लाहौर कलंदर को मैचेस जितवाए हमें। देखिए लाहौर के जो प्लेयर्स के एटीट्यूड और एरोगेंस के साथ साथ जो चीजें लाहौर के गले पड़ी हैं वो डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि लाहौर को ये नहीं समझ आती कि हम किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरें। अभी जैसे आसिफ अली की बात की है सलमान भाई, मेरे ख्याल में और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका आपको नहीं समझ आती कि उनका रोल क्या है या किस तरह से आप उनके रोल को डिफाइन करेंगे। जहाँ तक बात है जमान खान की, आई थिंक जमान खान ने बिल्कुल, आपने ठीक बात की है, बड़े क्रूशियल मैचेस जिताए हैं लाहौर को, खासतौर पे वो मैचेस जो बिल्कुल ही लाहौर समझ के ऑलमोस्ट हार चुका होता था, और उस वक्त हारिस रऊफ या शाहीन शाह में तो इतनी जरूरत नहीं होती थी कि वो आके आखिरी ओवर डालें, तो वो जमान खान के सर पे सारी जो है टेंशन और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमेशा से उसने डिलीवर किया। तो उसको ना खिलाना और कंसिस्टेंटली जो है उसको चांसेस ना देना, आई थिंक उसके साथ काफी है। और जब आप इस कैलिबर के ऐसे प्लेयर के साथ जो कि इतनी स्किल्स रखता है आपको मैच जिताने की, और सिंगल हैंडेडली उसकी परफॉर्मेंसेस हैं प्रीवियस में, जब आप उसके साथ ज्यादती करेंगे तो फिर उसका कहीं ना कहीं आपको वो चीज बैकफायर करेगी और आपकी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी उससे अफेक्ट होगी, जो कि हमें नजर आई है इस बिल्कुल। सलमान भी कंटिन्यू कीजिएगा अगर आप अब सुन पा रहे हैं। तो जमान खान की इंक्लूजन के वाले से हमने प्लेइंग 11 पे बात कर रहे थे। देखिए चौथा फास्ट बॉलर होना चाहिए था, यहाँ पर ये जा रहे हैं 2 स्पिनर्स के साथ कदाफी में, जहाँ पर हर टीम 4 फास्ट बॉलर खिला रही है और वो कामयाब हो रही है जी। तो ये तो इन्होंने सोचा ना। अब कप्तान क्या आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जितने भी सवाल उनसे पूछे ज़ैनब ने रात को, सारे पर्टिनेंट क्वेश्चन थे, सारे एप्लीकेबल थे और यही होने थे। हाँ जी, ठीक है। So the point is that at least you have to listen to the question. वो सवाल के बीच में उन्होंने कहा नो 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 नो, जैसे आप किसी बच्चे को डांट रहे हो, ठीक है ना। So that doesn't show respect. और मेरा ख्याल है कि उन्होंने उसको बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया और she just kept on going. So I think he needs to calm down because वो जब एक चौके के बाद अगली गेंदे गुस्से में करते हैं तो मार खाते हैं, सिर्फ ना अपने फिगर खराब करते हैं, वो टीम भी खराब होती है और उनके एज ए कैप्टन अगले डिसीजंस भी इफेक्ट होते हैं। सो ही नीड्स टू रिलैक्स। वो अपनी वीडियोस बॉलिंग की ना देखें, वो अपनी वीडियोस देखें अपने जेस्चर्स की, अपने पोस्चर की, और अपनी बॉलिंग कराने के बाद अपने आप की अपीयरेंस देखें कि आखिर ऐसा क्या बात है कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं कि अगर उन्हें हिट लग रही है तो भैया बॉल ठीक करनी है ना, बॉल को बेहतर बनाना है, लाइन लेंथ को बेहतर बनाना है, टैक्टिक्स को बेहतर करना है। No need to get furious about it. और ये आपसे नहीं हो रहा, ये खासी देर से हो रहा है। तो आई थिंक कि जो एलिमेंट हमें नजर आ रहा है उनकी तरफ से ना, दैट इज नॉट अ गुड साइन
for the sake of his own career, for the sake of Pakistan's bowling attack, and for the sake of any team जिसका प्रीमियर फास्ट बॉलर जो है वो गुस्से की वजह से अपनी चीजें डिलीवर ना कर पा रहा हो. So I think he needs to just do some introspection, have a look at himself and think about कि यार मैं रिलैक्स हो जाऊं, जरा मैं काम डाउन हो जाऊं. मार लोगों को भी पड़ती है, बॉलरों को भी मार पड़ती है, फैसले लोगों से गलत होते हैं, प्लेयर ही आउट ऑफ फॉर्म होता है, ये गेम का हिस्सा है. Nobody is born perfect. परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की जात से मुंसलिक है. और ये आप एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग छोड़ दें प्लेयर को. ये आप इस तरह नहीं कर सकते कि चीज नहीं हो रही तो आप उसको इस तरह करें. आपने तो आगे लेंथ करने की कोशिश ही नहीं की. कोई ऐसा थोड़ी हुआ है कि यॉर्कर मारा और स्वीप पे छक्का लग गया. एक कट पे छक्का लगा है, एक टांग पे छक्का लगा, एक राउंड द विकेट आगे आपने गेंद किया आगे मुंह में, वो सामने छक्का लगा है. So you were hit in 3 different areas, and same is the case with the other boy. ठीक है, so I think उनको थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है. कुछ ठंडा पानी शानी पिए बैठ के. ठीक है, लोगों के साथ आप ओके रहें, अपनी बॉलिंग को फोकस करके बॉलिंग के ऊपर काम करें. और उन लोगों के लिए चले मैं बता देता हूं कि ये कल रात जो मामला हुआ है, जिन्होंने वो नहीं देखा, वो ज़ैनब अब्बास और शाहीन अफरीदी वाला, मैं बताता हूं कि 3 से 4 ज़ैनब अब्बास की जानिब से सवाल किए गए मैच के फौरी बाद. तो उसमें पहला था कि लास्ट 5 ओवर में बहुत ज़्यादा रन दे दिया आपने, कहाँ गलती हुई. तो शाहीन ने उसका रिप्लाई किया कि पहले मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि पार्ट ऑफ क्रिकेट, दैट्स फाइन, नॉट एंड ऑफ द टूर्नामेंट. ठीक है, चले समझ आती है. इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट हो सकता था लास्ट 5 ओवर में, कैसी थी पिच को रीड करने में मसला हुआ बारिश के बाद. उन्होंने कहा कि नहीं, बारिश के बाद बॉल गीला हो गया और बैटिंग काफी इजी थी. तो ये शायद उस टाइम भूल गए कि लाहौर के जो बैटर थे उन्होंने 44 रन पे 7 खिलाड़ी आउट करवा दिए बारिश के बाद. उसके बाद जो सवाल उन्होंने कहा कि फुल हाउस था, ये एक बड़ा ही अजीब जिसका रिस्पॉन्स दिया, जिसपे सलमान भाई ने भी कहा कि पहले नो करने लगे. उन्होंने कहा कि फुल हाउस था, प्रेशर भी एक फैक्टर था. शाहीन ने कहा कि नहीं. उनके सवाल के दौरान उन्होंने कहा कि नहीं, कोई प्रेशर नहीं था. उसके बाद आखिरी जो सवाल किया गया, जिसके बाद ज़ैनब भी गिव अप कर गई, उन्होंने कहा कि आखिरी ओवर में क्या डिस्कशन थी बॉलर के साथ, क्या मैसेज दिया था. तो शाहीन ने जनाब मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ खास नहीं. ये वर्ड कहकर शाहीन जो है वो वहाँ से रवाना हो गया. और ज़ैनब का हैट्स ऑफ टू ज़ैनब, जिन्होंने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया. चूँकि ठीक है, इंटरनेशनली आपको वॉच किया जा रहा है, देखा जा रहा है, तो वहाँ पे आप क्रॉस टॉक करने से बेहतर था कि लेट गो कर देते, कोई मसला नहीं, जाने देते. लेकिन ये जो आखिरी सवाल सलमान भी ज़ैनब की तरफ से किया गया, डेफिनेटली कप्तान और बॉलर में कोई ना कोई गुफ्तगू तो होती है ना. ये वही शाहीन है जो जमान के कंधे पे हाथ रखकर उनको एक एक चीज़ समझाया करते थे. लेकिन डैरेल मिचेल आखिरी ओवर कराते, कोई तो बात हुई होगी, लेकिन वो उस प्रेशर में शाहीन ने, या उस एरोगेंस में, या उस एटीट्यूड में उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ खास नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई. तो इस तरह की चीजें जो है ना, ये एक प्रीमियम फास्ट बॉलर को, और आप उस टीम के कप्तान भी हैं, हो सकता है इन्होंने कुछ ना कहा हो, बल्कि डैरेल मिचेल ने इनसे कहा हो कि अगर बात मेरे पे आ गई तो सुलह कर लेते. ये भी हो सकता है. और ये तो वो बाकियों से बहुत बेस्ट रहे डैरेल मिचेल जी. हाँ, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा शायद कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती कर गए, क्योंकि जहां पर उन्होंने एक विकेट ली और 1 ओवर करवाया, 1 रन दिया, वहीं पे उनको दूसरा करवा के अपने ऊपर आखिरी 2 रख लेते, तो शायद कह लें कि वो आखिर वाली चीज थोड़ी बेहतर होती. लेकिन फिर भी इवन इफ दैट वाज द केस, वो इतना बड़ा मसला नहीं है जो 11 बॉलों में 40 रन बने हैं 2 सीनियर फास्ट बॉलर्स को. दैट इज वेयर लाहौर लॉस्ट द मैच. डैरेल मिचेल पे आप मैच नहीं आ रहे, मैच उससे पिछले 2 ओवर में आप हार गए. 13वां और 14वां ओवर ऐसा था जिसमें लाहौर मैच हार गया था. बहरहाल जी, एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते तो बात करते हैं जनाब. पिप लग गई 90 रन के ऑन जस्ट 47 बॉल्स. जी मैं बात करूं फखर जमान और नईम की. नईम का बल्ला दोबारा से चला, उसने 65 रन की कमाल की इनिंग्स खेली ऑन जस्ट 29 बॉल्स. फखर ने 51 रन की इनिंग्स खेली. इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. वेलकम बैक जी. बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के वाले से, जो कल का मैच लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स. सलमान भी ओपनिंग की बात की जाए लाहौर कलंदर के बैटर्स की, फखर जमान का बल्ला एक दफ़ा से फिर चला. मोहम्मद नईम ने कल 65 रन की इनिंग्स खेली और इन दोनों ने मिलकर 90 रन की पार्टनरशिप कर बिल्ड की ऑन जस्ट 47 बॉल्स. उसके बाद जो है अगले आने वाले 7 बैटर्स जो है ना, वो सिंगल फिगर में रहे, डबल फिगर में कोई भी नहीं आ सका. मसवा अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने 18 रन की इनिंग्स खेली. तो आप क्या समझते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट बॉलिंग की, या फिर जो एक मोमेंटम टूटा उसको दोबारा से उस रिदम को बहाल नहीं कर पाए लाहौर कलंदर्स के बैटर्स? नहीं, देखिए, रन्स तो उनके पास काफी थे, पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, नईम ने बहुत उम्दा बारी ली, उनका कॉन्फिडेंस अब बढ़ता जा रहा है, एतमाद के साथ खेल रहे हैं, चारों तरफ खेल रहे हैं. और अभी बॉलर्स भी देख रहे हैं कि ये कहाँ फंसते हैं, कहाँ इनकी हिट्स लगती हैं. और ये कह लीजिए कि जब आप आते हैं नए तो एक हनीमून पीरियड होता है, जब आप
उसका किसी को इतना पता नहीं होता। तो वो गुजर जाने दीजिए। बहरहाल ये है कि उन्होंने अच्छा गेन किया इन हिज कॉन्फिडेंस, इन हिज अरे ऑफ शॉट्स। वो काफी कह लें कि एतमाद के साथ खेल रहे हैं और उन्होंने खुल के अपनी शॉट्स लगाई और बड़ा उम्दा स्टार्ट दिया। ये अक्सर ऐसा नजर नहीं आता कि फखर जमान चुप करके खड़े हो और सामने से पिटाई हो रही हो किसी की। हाँ ये उल्टी हो रहा होता है ज्यादा। तो ये क्रेडिट नईम को जाता है, स्टार्ट बहुत अच्छा था। आगे आने वालों में ये है कि विकेटें गिरते नहीं। वहां पे कराची ने यॉर्कर किए, वो शॉटें ना लगने का एक फैक्टर है ना। आप जरा गिनिए कि वो जो 40 बॉलों का जिक्र हो रहा है उसमें से कम 17-18 यॉर्कर है और वो अच्छे यॉर्कर है, उसमें विकेटें गिरी हैं। फखर जमान भी यॉर्कर पे बोल्ड हुए, ठीक है। तो उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग की है, जबकि लाहौर कलंदर ने जो बॉलिंग की है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ की है और उसने विड्थ बहुत प्रोवाइड की है, यानी बैटर को अपने बाजू खोलने का मौका मिला है। तो कराची ने ये मैच बॉलिंग में भी जीता है, कराची ने ये मैच बैटिंग में भी जीता है और कह लें कि आप टैक्टिकली भी कराची बेहतर थी। तो ओवरऑल डिस्प्ले जो था पूरा मैच जो है ना वो कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने जीता। अच्छा अहमद कुरैशी साहब, अभी नईम की ज़मानबरी में बात की 65 रन के लिए। लास्ट 3 मैचेस अगर इनकी बात कीजिए तो इन्होंने 140 रन बनाए हैं, 25 है, उसके बाद एक और 50 थी आई गेस, 50 रन उन्होंने बनाए थे लास्ट मैच में और 65 इसमें बनाए। तो अहमद आप भी बड़ी बात कर रहे थे और दीगर लोगों ने भी तनकीद बराए इस्लाह चले कह लें वो की है। और बातें तो ये भी हो रही थी कि लाहौर कलंदर इनके एक नॉक का वेट कर रहा है कि अपना जो है ना क्रेडिट ले लें फौरी तौर पर कि जनाब हमने इनको मुसलसल मौका दिया और बिलाखिर इसने परफॉर्म करके दे दिया है। तो इसकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं आप, चूंकि मुसलसल 3 मैचेस परफॉर्म कर दिया है तो मेरे ख्याल ट्रैक पे तो आ गए नहीं। नहीं, बेसिकली उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू आए हैं और अच्छी बात है। देखें, अब हम हर चीज पे तो तनकीद नहीं कर सकते। अगर उसको प्रॉपर मौका ना भी मिलता तो हम कहते हैं कि यंगस्टर को खिला दिया और उसको प्रॉपर मौका दिया, बाहर कर दिया है। तो आई थिंक कि लाहौर कलंदर ने उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो देखी हुई थी और उन पे उसको कॉन्फिडेंस था और उनको कॉन्फिडेंस था उस पर कि वो परफॉर्म करेगा। एंड आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू नईम के जो उनके उस कॉन्फिडेंस पे पूरा उतरा है। अगर आप उसकी बैटिंग ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल में टेक्निकली भी बड़ा साउंड प्लेयर है, एक एग्रेशन है उसके अंदर और जो इंटेंट, जिस इंटेंट को हम मिस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी, वो इंटेंट भी उसमें नजर आता है। तो आई थिंक ये अब ये ना हो कि एकदम से नईम को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज खिला दें और वहां पे उसपे जो है वो प्रेशर भी आए और इंटरनेशनल लेवल पे वो इस तरह से परफॉर्म ना कर सके। आई थिंक इसको नईम को आगे जो डोमेस्टिक है उसमें भी प्रॉपर मौका मिलना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लंबी क्रिकेट है वो खेले। उसके बाद उसमें भी वो परफॉर्म करता है फिर डेफिनेटली उसको पाकिस्तान में आ जाना चाहिए। और आई थिंक आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस है और आई होप कि वो इसी तरह से इंशाल्लाह अल्लाह करे इसी तरह कंटिन्यू करे और पाकिस्तान का वो एसेट है इन पर मजीद मेहनत करे और वो अपने आप पर मेहनत करे। मैं सही साहब, आप पॉइंट्स टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया हुआ है। आप 3 टीम्स ऐसी हैं जिनके पास नैरो मार्जिन है, ठीक है। लाहौर बिल्कुल एज पे खड़ा है क्योंकि लाहौर के पास मैच एक है। लाहौर का जो कंपेटिटर है जो पूरी कोशिश कर रहा है कि चौथे नंबर पर वो आ जाए, उसके पास मैचेस 3 हैं। ये जरा पॉइंट्स टेबल हमारे सामने जरा इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर ने जो कल आखिरी 3 मैचेस में मैच गंवाए हैं वो बहुत भारी उनको इस वक्त में पड़ सकता है कि ज़ल्मी अगर अपने सारे मैच जीत जाती है तो फिर लाहौर कलंदर्स का पहुंचना 3 मैच है। ज़ल्मी को आज मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेलना है मुल्तान में, उसके बाद ज़ल्मी को आज तो लाहौर में ही है कि मुल्तान में, आज मुल्तान में मैच है। उसके बाद ज़ल्मी को खेलना है कराची किंग्स से मैच खेलना है, ठीक है। और कराची किंग्स को भी 2 मैचेस में से एक फतह हासिल करना जरूरी है आगे जाने के लिए। और अगर ये दोनों मैच जीतती है ज़ल्मी तो उसके बाद ज़ल्मी का जो वाहिद मैच है वो है लाहौर कलंदर्स के साथ और लाहौर कलंदर्स और ज़ल्मी का वो मैच फिर डिफाइन करेगा कि कौन सी टीम क्वालिफाई करती है। तो लाहौर मुश्किलात में तो यकीनन है और यहाँ पर अगर ज़ल्मी की टीम की जिस तरह से बनती हुई नजर आ रही है हमें, पिछले जो 2 मैच उन्हें खेलने हैं उसमें थोड़े बेहतर वो हमें नजर आए हैं, तो हो सकता है कि लाहौर के लिए मुश्किलात हो जाएं। खास तौर पे अगर आज का मैच ज़ल्मी की टीम जीतने में कामयाब हो जाती है तो क्या चांसेस है? कराची की टीम के पास 2 मैच हैं, कराची की टीम को उन दोनों में से एक मैच विन करना है। एक इस्लामाबाद से खेलना है उन्होंने पिंडी में और एक मैच जो है वो उन्हें खेलना है पेशावर ज़ल्मी के साथ। तो इनमें से एक मैच कराची जीतता है तो कराची क्वालिफाई कर देगी। सलमान भी, आज का मैच मुल्तान चूंकि ऑफिशियली वैसे तो बाहर हो चुका है इस टूर्नामेंट से, लेकिन पेशावर को सपोर्ट कर सकता है, एक कप्तान दूसरे कप्तान को कर सकता है और ये बेस्ट फ्रेंड भी रह चुके हैं। क्या लगता है आज का मैच आपके नजदीक? सलमान भाई, अच्छा टेक्निकल इशू। अहमद कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे? एक जो कप्ताना मेरी जान और दूसरे खुद पहले कप्तान भी रह चुके हैं, अभी भी कप्तान है, तो क्या कहते हैं, टफ मुकाबला है तो बाबर को सपोर्ट करेंगे मुल्तान के लोग?
मुझे लगता है कि आज बॉबी द किंग फाइनली कर लेगा। जो हसन अली पिछले काफी अर्से से कहता आ रहा है कि किंग कर लेगा, मुझे लगता है कि आज आई होप कि किंग भी कर लेगा और किंग की टीम भी कर लेगी। और मेरी पर्सनली भी ख्वाहिश है कि बाबर जीते ना सिर्फ जीते, आगे प्ले ऑफ में भी जाए, क्योंकि आई थिंक जितना बाबर ने सफर किया अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से और कप्तानी की वजह से डिजर्व भी करता है। और बाबर की कप्तानी में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिस तरह से हम सपोर्ट करते थे और कहते थे कि फलां टीम फलां से हार है तो पाकिस्तान आगे चला जाएगा, वही कुछ हमें पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक कि रिजवान को भी लर्न नहीं मिला और बाबर को भी इस हवाले से लर्न नहीं मिला। अगर लर्न मिला होता तो फिर शायद ये हाल ना होता पेशावर ज़ल्मी का। तो आज आपके नजदीक पेशावर ठीक है ना अहमद सईद साहब? पेशावर देखें, अब तो मैं चाहूंगा पेशावर जीते ताकि टेबल जरा मजीद टफ हो जाए, ताकि इतना प्रेशर ना डाले जाए। लेट्स सी जी, रात 8 बजे मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, बॉबजी द किंग बाबर दोबारा चलेगा कि नहीं, क्योंकि बैक टू बैक 50 के बाद बाबर जो है काफ़ी हद तक अब रिलैक्स फील कर रहे हैं, उनके बल्ले से रन आ रहे हैं। लेट्स सी आज के मैच में क्या बनता है। रिजवान चूंकि टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो बाबर इसको किस तरह से लेते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, इस पर हम कल के शो में बात करेंगे। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।